दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपकी बहुत सी वैकेंसीज़ आपकी लाइनअप है। कुछ आपके एग्ज़ाम्स लाइनअप हैं तो कुछ आपके वैकेंसीज़ लाइनअप है। आई मीन आपका जो यूपी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो आपका आने वाला है। यूपी पैट ने भी अपनी नोटिफिकेशन डेट डिक्लेयर कर दी है, बस उसका एग्ज़ाम होना बाकी है। और आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का ARO की वैकेंसी भी आने वाली है कुछ ही टाइम में। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ GS इकोनॉमी के कुछ MCQs। आपका मेरे YouTube चैनल प्रगति की पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं आज आपके लिए लोगों के लेकर आई हूँ GS की कुछ MCQs, इकोनॉमी के कुछ MCQs जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये आपकी GS आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ARO एग्ज़ाम में भी आने वाली है और आपके यूपी पैट के एग्ज़ाम में भी आने वाली है। तो हम ये MCQs की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है टपकन सिद्धांत। जो टपकन सिद्धांत है आपमात्रीय सिद्धांत है, निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है। तो इसका आंसर है आपका आय वितरण। क्या आंसर है आपका? आय वितरण। टपकन सिद्धांत होता क्या है? जो आपका टपकन सिद्धांत होता है, किसी भी देश में, अगर किसी भी देश में राष्ट्रीय आय जो है कि उच्च विकास दर का लाभ समाज के सबसे निचले, अगर राष्ट्रीय आय की उच्च विकास दर का लाभ अगर समाज के सबसे निचले पायदान के बैठे लोगों तक अगर वो पहुंच रहा है तो वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? वो आपका टपकन सिद्धांत कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें आपका इसमें एक सेपरेट व्यक्ति की आय में वृद्धि के साथ साथ समाज में आय एवं धन के वितरण की असमानताओं में भी कमी लाने का प्रयास किया जाता है। तो टपकन सिद्धांत किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है? आय वितरण करता है। और निवेश, बचत और उपयोग आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन सी, आय वितरण। अगर क्वेश्चन में चलते हैं, एक मूल्य तत्व। एक मूल्य तत्व क्या है? आपका एक मूल्य तत्व क्या है? एक मूल्य तत्व है आपका एक न्यूनतम वैध मूल्य। क्या है? एक न्यूनतम वैध मूल्य है आपका एक मूल्य तत्व। अब मूल्य तत्व क्या है? अब मूल्य तत्व आपका एक न्यूनतम वैध मूल्य है। इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण आपका कौन करती है? सरकार करती है। कौन करती है? इसका जो निर्धारण है वो सरकार करती है। लेकिन बाजार में जो है पहले से ही उच्च मूल्य एक प्रभावी कार्य करता है, जिससे के कारण क्या होता है? जिसके कारण आपकी जो आपूर्ति है, जो अधिशेष है, उसमें कमी बनी रहे। तो आपका मूल्य तत्व, आपका जो मूल्य तत्व है वो क्या है? वो आपका न्यूनतम वैध मूल्य है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन 2, ऑप्शन बी, न्यूनतम वैध मूल्य है एक मूल्य तत्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। इनमें से समष्टि अर्थशास्त्र से क्या संबंधित है? तो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है आपका आय का वृत्ताकार प्रवाह। आय का जो वृत्ताकार प्रवाह है वो किससे संबंधित है? वो आपके समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। जो आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो आपकी समस्याएं होती हैं, जैसे कुल रोजगार की समस्या, कुल आय की समस्या आदि को किसके अंतर्गत रखा जाता है? आदि को समष्टि विश्लेषण के अंतर्गत रखा जाता है। अब आता है कि जो समष्टि है और जो ये व्यष्टि है, जो इसका प्रयोग किया था वो सबसे पहले किसने किया था? तो वो सबसे पहले इन शब्दों का प्रयोग किया था रेगनेर ने। किसका प्रयोग किया था? इन शब्दों का प्रयोग इन शब्दों का प्रयोग आपके रेगनर, इन शब्दों का प्रयोग जो किया था सबसे पहले किया था रेगनर फ्रिश। किसने किया था? रेगनर फ्रिश ने किया था इन शब्दों का प्रयोग आपके समष्टि और व्यष्टि का जो प्रयोग किया था। प्रयोग के और जे.के. मेहता है, उन्होंने समष्टि के बारे में क्या लिखा है कि समष्टि आपका जो अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण निकाय का अर्थशास्त्र और व्यष्टि जो है इस निकाय के संगठन अंग का अर्थशास्त्र है।
तो ये सब तो इधर उधर की बातें हो गई। जो सबसे पहले आते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र से संबंध क्या है, आपका आय का वृत्ताकार प्रभार है। और जो समष्टि और व्यष्टि का जो शब्द का जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले रेगुलर फ्रिश ने किया था। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन ए, आय का वृत्ताकार प्रवाह। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सामान्य संतुलन विश्लेषण। जो आपका सामान्य संतुलन विश्लेषण है वो किसने विकसित किया था, तो वो आपका विकसित किया था वालरस ने। किसने? वालरस ने आपका सामान्य संतुलन विश्लेषण विकसित किया था। और कब किया था? वो किया था आपके 1870 में। कब किया था? जो सामान्य संतुलन विश्लेषण है वो वालरस ने विकसित किया था 1870 में। सामान्य संतुलन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये कौन थे? ये फ्रेंच के अर्थशास्त्री थे। ये कहाँ के अर्थशास्त्री थे? ये आपके फ्रेंच के अर्थशास्त्री थे। या आपके फ्रेंच के अर्थशास्त्री थे। अगर हम सामान्य संतुलन का विरोध के सिद्धांत के विरोध को क्या कहा जाता है? आंशिक संतुलन कहा जाता है, जो केवल एकल बाजारों का विश्लेषण करती है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, वालरस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उदासीनता वक्र डैश देश के समान स्तर को मापता है। जो उदासीनता वक्र है वो किसके समान स्तर को मापता है? तो किसके समान स्तर को मापता है? तो वो आपके दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। उदासीनता जो वक्र है वो दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि के स्तर को मापता है। उदासीनता वक्र किसके समान स्तर को मापता है? तो वो है आपके दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि के समान स्तर को मापता है। जो आपका उदासीनता वक्र विश्लेषण है वो किसने दिया है? वो आपका दिया है 20वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? वो आपका 20वीं शताब्दी में दिया है जे.आर. हिक्स। किसने दिया है? जे.आर. हिक्स ने दिया है आपका उदासीनता वक्र विश्लेषण। एक उपभोक्ता समान रूप से क्या बनाता है? दो उत्पादों के बीच वक्र बनाता है। उदासीनता वक्र कैसा होना चाहिए? ढलान जो उदासीनता का वक्र होना चाहिए वो बाएं से दाएं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो बाएं से दाएं होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? जब मूल्य में वृद्धि हो, जब किसी भी चीज़ के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो क्या होती है? उपभोक्ता अधिशेषण में घटत। क्या हो जाती है? जब मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो वो कस्टमर को मिल नहीं पाती और उसकी सप्लाई में कमी हो जाती है। मूल्य में वृद्धि से उपभोक्ता अधिशेष में कमी आ जाएगी। यदि कुल संपत्ति के मूल्य में से अंश पूंजी सहित समस्त देनदारों की धनराशि घटा दी जाए तो क्या हो जाएगी? शेष धनात्मक राशि को क्या कहा जाता है? अधिशेष कहते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, उपभोक्ता अधिशेष में घटत हो जाएगी। कंज्यूमर सरप्लस में डिक्रीज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के साथ संबंधित है? कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के साथ संबंधित है? प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस के कारण प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस के कारण पब्लिक स्कूलों में दाखिले में वृद्धि होगी। क्या होगा? अगर प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारी फीस है, अगर सूक्ष्म अर्थशास्त्र में क्या होगा? अगर प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीस हो जाएगी तो लोग पब्लिक स्कूलों में डालना शुरू कर देंगे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? पहले हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब समझ लेते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र है क्या। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र वो है, वह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो क्या करता है? जो ये अध्ययन करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव, परिवार एवं फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों में संसाधनों के आवंटन का कार्य करते हैं। क्या है अर्थशास्त्र? क्या है सूक्ष्म अर्थशास्त्र? जो ये अध्ययन करता है, जो ये स्टडी करता है कि किस प्रकार जो अर्थशास्त्र है और जो अर्थव्यवस्था है वो हमारे व्यक्तिगत अवयव में, परिवार में और फर्म में विशिष्ट रूप से उन बाज़ारों में संसाधनों का किस प्रकार आवंटन किया जाए, किस प्रकार उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अर्थव्यवस्था को, कहाँ पर? जहाँ पर वस्तुएं खरीदी एवं बेची जाती हैं। कहाँ पर? जहाँ पर वस्तुएं खरीदी एवं बेची जाती हैं। तो क्या होगा? प्राइवेट स्कूलों में
प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस के कारण पब्लिक स्कूल में दाखिले में वृद्धि होगी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टमाटर की कीमत में वृद्धि की वजह से क्या होगा? अगर टमाटर की कीमत बढ़ जाएगी, अगर टमाटर की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा? तो टमाटरों को, तो जो आपके टमाटर केचप है उनकी सप्लाई, मतलब क्या होगा भाई? ये सही बात है, अगर हम टमाटर की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? आपकी जो टमाटर की केचप है, जो आपका टमाटर सॉस है, उसकी आपूर्ति में उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग फिर टमाटर केचप खरीदना शुरू कर देंगे। पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत और मांग में सीधे संबंध पर रहता है, सही बात है। अगर जो पूर्ति है वो वही है कि कीमत में और मांग में सीधे संबंध पाया जाता है। अगर टमाटर की कीमत में वृद्धि होगी तो टमाटर केचप की आपूर्ति बढ़ जाएगी। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, टमाटर केचप की आपूर्ति में बढ़त। अगर क्वेश्चन चलते हैं, मूल्य ह्रास किसके मूल्य की हानि है? जो मूल्य ह्रास है, जो डेप्रिसिएशन है, किसके मूल्य की हानि है? वो आपके मशीनरी पे। अपने अकाउंट्स में ही पढ़ा है कि मूल्य ह्रास जो होता है वो अंतिम उत्पाद पे नहीं होता, पूंजी स्टॉक पे नहीं होता, वस्तु सूची का स्टॉक पे नहीं होता, किस पे होता है? आपका मशीनरी पे होता है। मान लो आपने अगर 50,000 की कोई मशीन खरीदी, अगर आपने कोई 50,000 की मशीन खरीदी और उसे 10 साल चलाई, पर ये तो है नहीं कि आपकी वो मशीन जब आप बेचने जाओगे तो वो 50,000 की ही बिक जाएगी। कितने में बिकेगी? वो आपकी 40 में, 30 में, 25 में कुछ तो आपकी बिकेगी। तो क्या होगा? आपका डेप्रिसिएशन लग जाएगा। मान लो आपने अगर 40,000 में भी वो मशीन बेच दी तो आपको 10,000 रुपये की हानि हुई, और इसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसे ही हम मूल्य ह्रास, मशीनरी ह्रास के रूप में जाना जाता है, मूल्य ह्रास के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, मशीनरी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बचत क्या है? बचत आय राशि का क्या कौन सा भाग है? जिसे उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता, जिसे नॉट स्पेंड ऑन कंजप्शन। बचत क्या है? बचत आपकी वह है जिसे उपभोक्ता खर्च नहीं करता, जिसे उपभोक्ता बचाता है अपने भविष्य के लिए। बचत आय राशि का वह भाग है जिसे उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता, वह भाग जो उपभोग करने के बाद शेष रह जाता है उसे क्या कहलाता है? उसे हम बचत कहते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, जिसे उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? जो आपकी राम राज्य, महात्मा गांधी कंसेप्ट ऑफ राम राज्य वॉज, कंसेप्ट क्या था उनका राम राज्य का? तो वो था आपका राज्य विहीन समाज। क्या था? राज्य विहीन समाज। जो आपके महात्मा गांधी थे, उन्होंने अगर व्यक्ति और राज्य में उन्होंने किसी मध्य, जो आपने महत्व किसको दिया? उन्होंने ज़्यादा महत्व व्यक्ति को दिया। उन्होंने राज्य की बुराई करी और कहा कि ये राज्य जो है ये एक शोषण की संस्था है। अगर हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए, अगर हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें इसको समाप्त करना आवश्यक है। इसलिए गांधी जी को क्या कहा जाता था? गांधी जी को कहा जाता था दार्शनिक अराजकतावादी चिंतक भी गांधी जी को माना जाता था। वर्तमान राज्य के विकल्प ने उन्होंने क्या किया था? राम राज्य का संकल्पन किया था। आपकी जो एक पुस्तक है, कौन सी है? आपकी एक पुस्तक है हिंद स्वराज्य। ये आपके उसमें एक और क्वेश्चन हो गया, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कहलाया जाएगा। क्या एक हिंदी स्वराज्य पुस्तक है? वो 1909 की पुस्तक है। वो राजनीतिक चिंतन पर आधारित विशेष पुस्तक है। किन के द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, राज्य विहीन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वृहत अर्थशास्त्र का जो शब्द का प्रयोग था वो किसने किया था? तो वो आपका क्या था? रागनीर फ्रिस्क ने। किसने शब्द का प्रयोग किया था? वृहत अर्थशास्त्र किसने प्रयोग किया था? आपका रागनीर फ्रिस्क ने। अब ये अर्थशास्त्र है क्या? वृहद अर्थशास्त्र की वो शाखा होती है जिसमें आपका
जिसमें वृद्धि, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी से संबंधित क्या होता है, जिसमें वृद्धि, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी से संबंधित क्रियाकलापों का कुल योग शामिल होता है। और इसका प्रयोग किसने किया था, आपका राग्नेर फ्रिस्क ने किया था। जो आपका वृहत अर्थशास्त्र है उसमें वृद्धि, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी से संबंधित क्रियाकलापों का कुल योग शामिल होता है। और जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अवयव, इसमें किसी व्यक्ति के, अगर आप किसी सेपरेट व्यक्ति के किसी पर्सनल अवयव होते हैं, परिवार एवं फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं जहां वस्तु खरीदी एवं बेची जाती हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, राग्नेर फ्रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना के किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है। अगर हम संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है तो वो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच। संयुक्त क्षेत्र में इन दोनों के बीच सहयोग आवश्यक होता है। सरकारी संस्थानों एवं प्राइवेट संस्थानों के भागीदारी से नए उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। पर अगर आप संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना करना चाह रहे हैं तो इन दोनों के बीच सहयोग होना आवश्यक होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र उद्योगों के बीच। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की पद्धति नहीं है तो वो है आपका मातृका प्रणाली। कौन सी, मातृका प्रणाली। अगर हम राष्ट्रीय आय के आंकलन के लिए व्यय पद्धति, उत्पादन पद्धति और आय पद्धति के साथ साथ सामाजिक बैंकिंग पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है। आपका अगर आप राष्ट्रीय आय का आंकलन कर रहे हैं तो इन तीनों पद्धति का आपको प्रयोग किया जाता है, पर मातृका प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता। मातृका प्रणाली का प्रयोग, आधात्रीय प्रणाली का प्रयोग आपका किस में किया जाता है, आधात्रीय प्रणाली का प्रयोग आपका किया जाता है सिविल इंजीनियरिंग में। कहाँ पर, सिविल इंजीनियरिंग में किया जाता है आपका मातृका प्रणाली। मैट्रिक्स मेथड का जो आपका प्रयोग किया जाता है वो आपका केवल सिविल इंजीनियरिंग में ही किया जाता है। इसका प्रयोग समीकरणों को हल करने में किया जाता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, मातृका प्रणाली, आधात्रीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है, वह कौन है? वह कोई संगीतज्ञ है जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। अर्थशास्त्र में श्रमिक कौन है? अर्थशास्त्र में श्रमिक वह व्यक्ति है जो शारीरिक एवं मानसिक कार्य करता है। कौन है? जो शारीरिक एवं मानसिक कार्य करता है और जिसके बदले उसे क्या रहता है, उसे मौद्रिक पुरस्कार, उसे ऑनटरी रिवॉर्ड मिलता है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें आपके औद्योगिक श्रमिक, चिकित्सक, वकील, शिक्षक आदि शामिल नहीं होते। इसमें वो लोग शामिल नहीं किए जाते, श्रमिक के अंतर्गत वो लोग शामिल नहीं किए जाते जो आय अर्जन के लिए मानसिक एवं शारीरिक कार्य नहीं करते, बल्कि अपने शौक के तौर पर कार्य करते हैं। और श्रमिक केवल वो है जो अपनी आय के लिए कार्य करते हैं, जो पैसा कमाने के लिए कार्य करते हैं। अब अगर आप कोई एग्जांपल ले लें तो कोई फार्मर है या कोई माली है जो अपने बगीचों की, अपनी खेतों की रखवाली कर रहा है, तो वो श्रमिक नहीं कहलाएगा। क्योंकि वह अपने ही खेतों की, अपने ही बगीचे की रखवाली कर रहा है। अगर वो किसी और के यहाँ काम कर रहा है तो वो श्रमिक कहलाएगा, क्योंकि वह पैसे कमा रहा है। और ऐसे अगर आप चित्रकार अपनी आनंद के लिए कार्य कर रहा है, अगर वो किसी और के लिए कार्य करता है तो वो श्रमिक कहलाएगा। पुस्तक पढ़ रहा है लेकिन वो अपने शौक के तौर पर पुस्तक पढ़ रहा है, वो कोई पैसा नहीं कमा रहा। एक माँ है जो अपने पुत्र को पढ़ा रही है, अगर वो किसी और के पुत्र को पढ़ाएगी तो वो श्रमिक कहलाएगी, पर वो अपने पुत्र को पढ़ा रही है तो वो श्रमिक नहीं कहलाएगी। तो अगर वो किसी और के बच्चे को पढ़ा रही है तो वो श्रमिक कहलाएगी। अब
अब कोई संगीतज्ञ है, कोई सिंगर है जो किसी सुविधा निधि के लिए, जो पैसा कमाने के लिए किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो पैसे कमाएगा वहाँ से। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन है, कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। और क्वेश्चन में चलते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? कौन करता है भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन? तो वो आपका करता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है, जो आपकी भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। वो सांख्यिकीय गतिविधियों के समानांतर एवं राष्ट्रीय आय की वृद्धि और अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंदर कार्य करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। कौन? CSO आपका भारतीय राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पश्च बंकन सप्लाई। कौन? पश्च बंकन सप्लाई मतलब बैकवर्ड, या आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक बार आपको ऐसे बता देती हूँ। बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई, जो आपका बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व है, कौन सा? बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व है, उसका संबंध किस बाजार से है? तो उसका संबंध आपका श्रम से है। किस बाजार से है? आपका श्रम से है। जो आपका पश्चिम बंकन सप्लाई वक्र है वो श्रम बाजार से संबंधित है। वो पश्चिम बंकन सप्लाई आपका वक्र क्या है? जो किसी निश्चित समय में मजदूरी को बढ़ा हुआ तथा मजदूरों के कार्य अवधि घंटों में कमी को प्रदर्शित करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मजदूरों की संख्या को बढ़ाया जा सके। तो इसका संबंध आपका श्रम बाजार से है, ताकि मजदूरों की संख्या को बढ़ाया जा सके। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, HDI। जो आपका HDI है वो किन क्षेत्रों में विकास का मापक है? HDI इज एन एग्रीगेट मेजर ऑफ प्रोग्रेस इन विच ऑफ द 3 डायमेंशंस। तो इसका आंसर है आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी। स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी। अगर मानव विकास सूचकांक, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे मानव विकास सूचकांक। जो है मानव विकास सूचकांक जो है किसी भी देश के नागरिकों के नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, आमदनी के आधार पर तैयार की जाती है। अगर किसी देश का HDI तब ज़्यादा होगा जब उस देश में, किसी देश का HDI कब ज़्यादा होगा? जब उस देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आय ज़्यादा होगी, बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलेगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, अब आते हैं कि HDI किसने शुरू किया था? तो HDI पाकिस्तानी अर्थशास्त्री क्या नाम था? महबूब उल। जो आपका HDI है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। कौन थे? अमर्त्य सेन। इन दोनों ने मिलकर शुरू किया था आपका HDI 1990 में। कब किया था? 1990 में आपका महबूब उल हक ने और अमर्त्य सेन ने। महबूब उल हक आपके पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे और अमर्त्य सेन आपके भारतीय अर्थशास्त्री थे। इन दोनों ने मिलकर 1990 में HDI को शुरू किया था। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में किस योजना का एक और नाम है? किस योजना का नाम है? तो आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। अगर आप अपने आप से किसी भी सेवा से, किसी भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, पर आप अपनी अपनी इच्छा से उससे रिटायरमेंट लेते हैं, तो ये आपका गोल्डन हैंडशेक योजना कहलाता है। गोल्डन हैंडशेक योजना क्या कहलाती है? अगर आप अपनी इच्छा से किसी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।
किसी सेवा से निर्मित हो रहे हैं। यह तकनीक क्या है? यह तकनीक कंपनी द्वारा औद्योगिक इकाई में नियोजित कार्यबल में कमी लाने और कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रयोग की जाती है। यही है कि अगर आप स्वैच्छिक सेवा से निर्मित हो रहे हैं तो कोई और आएगा, वो अपने कोई और आइडियाज़ लाएगा, तो इससे हमारा जो कंपनी है उसकी ग्रोथ होगी, कंपनी ग्रोथ होगी। जो प्रोत्साहित करने के लिए एक उदार, करमुक्त और प्रतिकरण भुगतान होने के कारण यह योजना क्या कहलाती है? यह गोल्डन हैंडशेक के नाम से भी जाना जाता है। और ये योजना किन कर्मचारियों पर लागू होती है? जिन्होंने 10 साल से ऊपर जिन्होंने 10 साल से ऊपर कार्य कर लिया हो और जिन कर्मचारियों की आयु 40 साल से ऊपर हो गई, जो 40 साल उन्होंने पूरे कर लिए हों, जिन्होंने 40 साल पूरे कर लिए हों कर्मचारियों ने, जिन कर्मचारियों ने 40 साल पूरे कर लिए हों और 10 साल से अधिक उनकी 10 साल से उनको ज़्यादा हो गए हों कंपनी में काम करते हुए, परंतु ये केवल प्राइवेट में है। अगर आप सरकारी में जाएंगे तो सरकारी में आपको सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है, आपको सरकार से पूर्व अनुमोदन लेना पड़ेगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको मेरी ये क्वेश्चंस कैसे लगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये MCQs पहुंच जाएं, क्योंकि आपकी इकोनॉमी आपकी GS में आती है, चाहे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका UPSC PET का एग्ज़ाम हो, चाहे और भी कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका SSC CGL एग्ज़ाम हो, आपके जो इकोनॉमी आपकी GS के अंदर आती है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मेरे साथ जुड़ सकें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने आपसे सुबह ही आपसे वादा किया था कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के MCQs की टेस्ट की मॉक सीरीज़ अब और ज़ोरों शोरों से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि अब की बार मैंने ये ठाना है कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO ARO को एग्ज़ाम में क्रैक करवा के रहूँगी। आपकी उसमें मैं पूरी मदद करूँगी, आपके लिए बहुत मेहनत से MCQs ढूंढ कर लाऊँगी, चाहे आपके GS के हों, चाहे आपके कंप्यूटर के हों, और चाहे आपके हिंदी के हों, और चाहे आपके UP स्पेशल GK के हों। तो अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं कोई भी और वीडियो लाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आए। तो इसके लिए आपको बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या आपको किसी और टॉपिक पर भी कोई सेशन चाहिए तो आपको भी मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो सेशन ज़रूर लेके आऊँगी। या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं लास्ट में अपने GS की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको दे दूंगी, आप वहां पर जाके मेरे GS के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।